नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ कार्यक्रम का 18वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में भुवन पाठक जी। पिछले 3 दशकों से आजीविका के सवालों पर उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। भुवन दा, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सुनीता, आपका भी, श्रोताओं का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार दोस्तों जिस विषय पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही एक उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही रेलिवेंट एक मौजूद विषय है। पर्वतीय विकास की दिशा और दशा कैसा होना चाहिए, पर्वतीय विकास, उस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। भुवन दा, इसका थोड़ा सा परिचय आप बताएं कि क्या क्या हम इसमें समेटेंगे। जी धन्यवाद सुनीता जी। असल में हम बातचीत अगले 2-3 एपिसोड या 4 एपिसोड में इस बातचीत को समेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विकास शब्द अपने आप में एक इतना लुभावना शब्द है और इतना आकर्षक शब्द है कि उसने पिछले 50 साल में, और यूं कहें कि 3 शताब्दियों में तो पूरी दुनिया को ही बदल दिया, और पिछले 50-60 साल में उत्तराखंड को भी बदल दिया है। और आज भी विकास शब्द की परिभाषा को लेकर के बहुत तरह का हम सब लोगों के बीच में एक द्वंद्व है। अकादमिक जगत में एक बड़ा विमर्श है कि किसे विकास कहना चाहिए, किसे विकास नहीं कहना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि विकास के साथ विनाश भी अवश्यंभावी रूप से चलता है, और फिर सतत विकास की अवधारणा एक आई है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहे हैं या सतत विकास की अवधारणा कह रहे हैं। और पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से सतत विकास पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। तो ऐसे हालात में जब पूरा उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल पूरे करने के बाद भी आज विकास की सही दिशा के मायने तलाश रहा है, तो उस समय एक बहुत ही सार्थक पहल और एक बहुत ही सार्थक संदर्भ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बात है 70 के दशक की। 1970 का दशक अगर हम देखें तो देश को आज़ाद हुए भी लगभग 25 साल उस समय हो रहे थे, या 25 से 30 साल हुए होंगे। और पूरे उत्तराखंड में 70 का दशक बहुत ही वाइब्रेंट दशक रहा, क्योंकि ये चिपको आंदोलन का एक तरीके से चरम था। और जब हमारे उत्तराखंड के तमाम रचनात्मक और संघर्षशील साथी जंगलों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और पूरी दुनिया में और पूरे देश में ये संदेश गया कि चिपको के माध्यम से ये संदेश गया कि पहाड़ के रहने वाले लोगों ने अपने जंगलों को और पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए। और उसमें गौरा देवी से लेकर के सुंदरलाल बहुगुणा जी से लेकर के चंडी प्रसाद भट्ट से लेकर के विजय जरधारी, धूम सिंह नेगी से लेकर के राधा बहन तक, सरला बहन तक, मतलब ये पूरी एक पीढ़ी और एक पूरी जमात का संदर्भ उसमें आता है। और मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम 1920 को एक लैंडमार्क मान लें, या तिलाड़ी की घटना को अगर हम एक लैंडमार्क मान लें, तिलाड़ी, कुली बेगार आंदोलन, इन दोनों को, और 1920 के दशक के वन आंदोलन को अगर हम एक आधार वो मान लें, एक तरीके से एक माइलस्टोन मान लेते हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले 100 साल में उत्तराखंड में लगातार हर दशक में इसी बात को लेकर के बहुत गहरा विमर्श, बहुत गहरे संघर्ष और बहुत गहरी पड़ताल हुई कि असल में पर्वतीय भूभाग के लिए, पहाड़ के रहने वाले लोगों के लिए एक आदर्श विकास का क्या मॉडल होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमें विकास नहीं चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हम ये कहें कि हम बिल्कुल विकास विरोधी लोग हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक सही विकास का क्या मॉडल हो सकता है। और अब जब हम पूरी दुनिया में सतत विकास की बात कर रहे हैं तो हम विकास के अवधारणा में भी विविधता की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने तरह के भौगोलिक अंचल और जितने तरह के भौगोलिक अंचल पूरी दुनिया में हैं और हिंदुस्तान में हैं, उन सब की ज्योग्राफी, उनका भूगोल, उनका पर्यावरण, उनका पानी, उनकी धूप, उनकी हवा, उनकी परंपरा, उनके स्थानीय ज्ञान के हिसाब से विकास का मॉडल तैयार हो, इसको लेकर के बहुत जोरदार बहस दुनिया में पिछले 3-4 दशक से जारी है।
और कुछ कुछ जगहों पर इसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं कि जहां सरकारों ने भी, सिस्टम ने भी ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सतत विकास को, यानी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मान्यता ही मिल गई है कि अब जो भी विकास की बात होगी वो सतत विकास की होगी। यद्यपि वो अभी वैसा नहीं हुआ है जैसा सोचा गया है या जैसा सैद्धांतिक तौर पर कहा गया है। खैर, इसके उलट मैं अब कहना चाहता हूँ कि 1970 के दशक में 1979 में लक्ष्मी आश्रम कौसानी में, जो एक तरीके से प्रतिनिधि संस्था है उत्तराखंड के रचनात्मक कामों की और आंदोलन के कामों की, सरला बहन ने जिसकी स्थापना की और आज़ादी से पहले की सरला बहन का एक बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा पूरे उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में। और वो सरला बहन मूलतः ब्रिटिश महिला थी जो इंग्लैंड में पैदा हुई और इंग्लैंड में पैदा होने के बाद वो हिंदुस्तान आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी राष्ट्रीय आंदोलन में। और गांधी जी के निर्देश पर कुमाऊं में आकर के उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया राष्ट्रीय आंदोलन में। 1935 के आसपास से लेकर के 1947 तक वो पूरे उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रिय रही। और मज़ेदार बात यह है कि वो अंग्रेजों की जेल में भी रही और एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रही और उनको सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन देने की भी पेशकश की। तो सरला बहन ने जब राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका योगदान था वो जब पूरा हो गया, देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद उन्होंने रचनात्मक कामों का बीड़ा उठाया। और रचनात्मक कामों के बीड़े में उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से युग परिवर्तनकारी काम था। और अगर हम आज के संदर्भ में देखें कि 1950 के दशक में जब किसी महिला के लिए महिला होना ही बहुत मुश्किल था, बहुत ही एक तरीके से कष्ट का काम था, और जब बच्चियों को 12-15 साल की उम्र में शादी उनकी कर दी जाती थी या होश संभालते ही उनको घर के कामों की जिम्मेदारी से लाद दिया जाता था, उस समय उन्होंने लक्ष्मी आश्रम कौसानी की स्थापना करके बच्चियों की पढ़ाई के लिए एक छात्रावास, एक रेजिडेंशियल स्कूल की शुरुआत की। और लक्ष्मी आश्रम में बुनियादी तालीम की उन्होंने शुरुआत की। और वो बुनियादी तालीम मूलतः हाथ के काम, दिमाग के काम और हृदय के काम, इन तीनों का योगदान था। जो 3H की बात थी, जिसे सरला बहन कहती थी, हैंड, हार्ट एंड हेड, ये तीनों में संतुलन हो। जब कोई मनुष्य की वास्तविक शिक्षा तब है जब उसके हाथ का काम, उसके मानसिक काम और उसके हृदय के काम, इन तीनों में सामंजस्य हो या तीनों बराबर हो। आज की शिक्षा या तो किसी को बहुत बड़े सर वाला बना दे रही है या किसी को बिल्कुल इतने उसके ऊपर श्रम का इतना बोझ है कि वो बेचारा बहुत लंबे हाथों वाला, उसको हाथ के अलावा कुछ और काम करने का अवसर ही नहीं प्राप्त है। तो लक्ष्मी आश्रम में इस तरह के कामों की शुरुआत हुई। खैर, इसको हम आने वाले एपिसोडों में, इस पर आने वाले श्रृंखलाओं में इसमें बात करेंगे कि वास्तविक तौर पर सरला बहन का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था और कैसे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना के बाद उन्होंने दूरस्थ गांवों की बच्चियों को अपने यहाँ शिक्षा दी और फिर यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके कैसे उन्होंने पूरे उत्तराखंड में एक रचनात्मक काम का बहुत सुंदर संसार खड़ा कर दिया। और 1950, 60, 70, 80, 90 के दशक, इवन आज तक भी अगर हम पिछले 60-70 सालों में देखें तो उस रचनात्मक कामों का या उस संघर्ष के कामों का बहुत गहरा प्रभाव उत्तराखंड की समाज पर पड़ा है। खैर, अभी हम बात करते हैं, जो हमने शुरू में कहा है कि ये पर्वतीय विकास की सही दिशा का जो पहला वाक्य, सूत्र वाक्य है, वो सरला बहन की तरफ से संपादित हुआ। और ये 1969 में 1979 में लक्ष्मी आश्रम कौसानी में एक पूरे उत्तराखंड के रचनात्मक और संघर्ष के काम में लगे हुए साथियों की एक बैठक हुई और उसमें एक पर्वतीय विकास की सही दिशा के नाम से एक दस्तावेज लिखा गया और इसे नाम ही दिया गया पर्वतीय विकास की सही दिशा। और वो दस्तावेज उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को और योजना आयोग को भेजा गया प्रस्ताव के रूप में। जब हम उस पूरे दस्तावेज को देखते हैं तो वो इतना सुंदर दस्तावेज है जी, मैं उसकी तुलना एक तरीके से गीता से कर सकता हूँ। असल में वो पर्वतीय विकास की गीता है। अच्छा। जो जिन सवालों का समाधान हम राज्य आंदोलन के दौरान ढूंढ रहे थे और जिन सवालों के समाधान हम पिछले 25 सालों में राज्य बनने के बाद ढूंढ रहे हैं,
असल में उन सब सवालों के समाधान इस छोटी सी पुस्तिका में है। और वो जैसा मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरीके से हिंद स्वराज, गांधी जी की लिखी हुई हिंद स्वराज पिछले 100-125 साल में पूरे देश में या दुनिया भर के वैकल्पिक राजनीतिक तौर पर या वैकल्पिक समाज व्यवस्था पर काम करने और सोचने समझने वाले लोगों के लिए वो गीता जैसा महत्व रखती है। वैसे ही पर्वतीय विकास की सही दिशा का दस्तावेज उत्तराखंड में आज भी रचनात्मक और संघर्ष के काम में लगे हुए लोगों के लिए गीता का जैसा स्थान रखती है, क्योंकि इसमें इतनी बारीकी से हर चीज के बारे में कहा गया है कि भाई यहाँ की मिट्टी के अनुसार यहाँ किस तरीके की खेती होनी चाहिए, किस तरीके की यहाँ हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। या इतनी बारीकी से उन्होंने 1979 में ये बात बहुत साफ तौर से लिख दी है कि कैसे रासायनिक खाद कैसे पहाड़ की मिट्टी को खराब कर रही है। और उन्होंने लिखा है कि कैसे हम पशुओं के प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पूरी पशुओं की प्रजाति को बदल रहे हैं। और उन्होंने तभी ये कहा कि ये पहाड़ की जो मूल गौ संपदा है, उसकी जो मूल प्रजाति है, उसका संरक्षण नहीं करेंगे और ये आधुनिक तरीके से कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अधिक दूध उत्पादन के लिए हम अगर पूरी नस्ल को बदल देंगे तो इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे। जो हम देख रहे हैं कि देशी नस्ल की गायें बची। हाँ, तो और ये जो निराश्रित पशुओं का जमावड़ा लग गया है सड़कों पर, आपको हर कस्बे में, बाजार में वो जो झुंड दिखाई देता है, आप उस झुंड को देखेंगे तो वो झुंड असल में मूलतः पर्वतीय जो प्रजाति थी, हमारी पहाड़ी जो प्रजातियां, देसी प्रजातियां थी, उसकी है ही नहीं। वो सब आधुनिक, ये यूं कहना चाहिए कि जो जर्सी या जो जिसको कहना चाहिए कि जो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से आई हुई प्रजातियां हैं, उनमें से बहुत सारों का तो नाम भी नहीं पता, कुछ और ही हो गए। तो ऐसे मतलब ऐसे बारीक मुद्दों को उन्होंने छुआ इस किताब पे। बिल्कुल। और उस किताब में उन्होंने सड़कें कैसी बननी चाहिए, सिंचाई का इंतजाम कैसे होना चाहिए, फलों का उत्पादन कैसे होना चाहिए, फसलों का क्या किया जाना चाहिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए स्कूल कैसे होने चाहिए, बहुत बारीकी से, मतलब स्कूल का भवन कैसा होना चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पर्वतीय परिवेश में शिक्षा कैसे इंसान का निर्माण करे, इसको लेकर के उन्होंने कहा। कचरे का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, जो आज हम पहाड़ के लिए, मैं मानता हूं कि जो अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो पहली 3 सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है पहाड़ के लिए प्रदूषण। और वो भी खास तौर से जो ठोस वेस्ट है, जिसे हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं या जिसे हम ठोस कचरा बोलते हैं, उसका निपटारा करना आज सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ के लिए हो गई है। और ये हर छोटे बाजार, कस्बे, नगर, उपनगर, नगर निगम के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मतलब हल्द्वानी का भी सारा कचरा सुबह सुबह गाड़ियों से उठ करके गौला पार चला जाता है। वहां वो एक ट्रंचिंग ग्राउंड में ढेर लग रहा है उसका, वो बरसात के पानी के साथ आपके पूरे भूजल में जा रहा है। वो वहां क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर कोई गंभीर शोध हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। पहाड़ के भी कस्बों में, शहरों में, नगर निकायों में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, चाहे आप अल्मोड़ा चले जाएं, नैनीताल चले जाएं, मसूरी चले जाएं, श्रीनगर चले जाएं, घनसाली, रुद्रप्रयाग, किसी भी शहर में आप जाइए, शहर के प्रवेश द्वार पर आपको सबसे पहले कचरे का ढेर मिलेगा। या तो जलता हुआ मिलेगा या सड़ता हुआ मिलेगा। तो आप कई बार वहां से नाक पर हाथ रख करके और आंख बंद करके चले जाते हैं। शहर आपको साफ सुथरे मिलेंगे, गली कूचे आपको साफ सुथरे मिलेंगे, क्योंकि सारा कचरा लोग उठा करके उनको दे रहे हैं। तो जो एंट्री पॉइंट है वहां पे आप। हाँ, और दूसरा प्लास्टिक गांव-गांव पहुंच गया है। तो कचरे का क्या प्रबंध होना चाहिए, कचरे से क्या हो सकता है, खेती का क्या प्रबंध होना चाहिए, रोजगार का क्या होना चाहिए, पलायन का क्या होना चाहिए, स्त्रियों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, और खनन का क्या करना चाहिए, जंगल किस तरह के होने चाहिए, जंगलों से हमें क्या क्या चीजें हैं जो जंगलों से हमें मिल सकती हैं। जैसे उन्होंने 5F की बात कही है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि जंगल जो है वो हमारी आजीविका के मूल और मुख्य स्रोत हैं। तो उसके 5F उन्होंने बताए हैं। वो कहते हैं कि एक तो फॉडर, सबसे पहले हमें गायों के लिए चारा, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा कहते हैं कि फ्यूल, यानी कि जलावन की लकड़ी। तीसरा वो बोलते हैं कि फाइबर, यानी कि रेसे,
जो भीमल आदि इन सब से मिलता है। फिर वो कहते हैं कि फ्रूट, उन्होंने कहा कि फ्रूट आता है, और फर्टिलाइजर यानी कि जो हमारे सुतर, जो सुतर, हाँ, जिसको हम सुतर कहते हैं, खाद मतलब मोव जो बनता है, जो मोव बिछावन के लिए जो आता है गायों के। तो बोलते ये जो 5 चीजें उन्होंने बोली, ये असल में 5 हमारी आजीविका के और हमारी इकोनॉमी के मूल आधार हैं। तो बोले कि इन 5F पर आधारित अगर आपने अर्थव्यवस्था बनाई तो वही टिकाऊ अर्थव्यवस्था हो सकती है, जो पहाड़ के पर्यावरण को, पहाड़ के भूगोल को कम से कम नुकसान पहुंचाएगी। अब असल में समस्या यहाँ है कि दुनिया में जिस तरीके की हवा इस समय बह रही है, वहाँ ये सारी बातें बहुत इररिलेवेंट जैसी लगती हैं। हम एक तरफ AI की बात कर रहे हैं, हम एक तरफ जेनजी की बात कर रहे हैं, हम एक तरफ पूरी दुनिया में ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और उस समय अगर आप वापस यहाँ चले जाएं कि साहब फॉडर भी होना चाहिए, फ्यूल भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, और फ्रूट भी होने चाहिए, और देसी गाय होनी चाहिए जो केवल 1 लीटर दूध दे सकती है या 2 दिन में 1.5 लीटर दूध देती है, तो लोगों को लगता है, सामान्य श्रोता को ये लग सकता है कि यार ये तो पता नहीं किस जन्म की बात हो रही, किस युग। लेकिन असल में अगर हम आज के समय के संकटों को देखें, इस समय सबसे बड़ा संकट है मानव जाति के सामने साफ हवा, साफ पानी और स्वस्थ भोजन, मतलब खाए जाने लायक मिलावट, एडल्ट्रेशन वाला भोजन ना हो। हाँ, मतलब खाए जाने लायक भोजन। ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं भाई। अभी दुनिया में 50 सबसे प्रदूषित शहरों का इंडेक्स जारी हुआ, और सबसे मतलब दुर्भाग्य की बात भी है और आश्चर्य की बात भी मुझे पता चला कि ये 50 में से 50 पहले 50 भारतीय हैं। दुनिया के, हाँ, शुरुआती 50 पहले 50 जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं वो भारत के शहर हैं, सब भारत के शहर हैं। उसमें से भी 30 दिल्ली और उसके आसपास के हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इवन गाजियाबाद तो दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है। तो हवा का खराब होना, पानी का प्रदूषित होना, भोजन का मिलावटी होना, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। भाई आप कितनी मेहनत कर लें, आप AI कर लें, आपका पैकेज 5 करोड़ रुपए सालाना का हो जाए, आपके बच्चे कोई स्टडी कर लें, लेकिन जिस वातावरण में उनको रहना है, और उनको ही नहीं, उनकी कई और पीढ़ियों को आगे रहना है, अगर वही वातावरण अगर खराब हो जाएगा, वही वातावरण अगर आपका रहने लायक नहीं होगा, तो आप इन सब चीजों का करेंगे क्या? इस ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या करेंगे? इस AI का क्या करेंगे? और इस जेनजी जनरेशन से आगे का क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि कई बार हमको बहुत सी साधारण बातों में बहुत असाधारण उपाय मिल जाते हैं, और असल में देखा जाए तो दुनिया के असाधारण उपाय जो हैं या असाधारण जो परिणाम हैं वो साधारण चीजों से ही निकले हैं। तो इसी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि ये जो बहुत साधारण सी लगने वाली पुस्तिका या बहुत साधारण सा लगने वाला प्रस्ताव पर्वतीय विकास की सही दिशा है, ये आज के उत्तराखंड के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। जहाँ 25 साल हमने पूरे कर लिए हैं, तो अब हमको एक तरह से रिवाइव अपनी नीतियाँ करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही मार्गदर्शक दस्तावेज है, और ये हम सबको कलेक्टिवली, मतलब पूरे उत्तराखंड को, हमारे रचनात्मक समाज को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी व्यवस्था को, और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें सबसे खूबसूरत जो बात है कि आज भी उत्तराखंड के हर कोने में आपको रचना और संघर्ष में लगे हुए साथी मिल जाएंगे। मतलब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है जो इस बात को समझता है। और अगर आप चाहें, अगर हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे प्रबंधन, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे शोधकर्ता, हमारे रचनात्मक कामों के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस अगर ये तय कर लें कि भाई हम कम से कम उत्तराखंड के लोग एक ऐसा मॉडल पूरी दुनिया के लिए बना सकते हैं जो स्थायी विकास का, जो टिकाऊ विकास का एक मॉडल बने, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक शानदार मॉडल बन सकता है, तो उसका रास्ता पर्वतीय विकास की सही दिशा से होकर जाता है। एपिसोडों में मैं ये चाहता हूँ अगली श्रृंखलाओं में हम इस पुस्तिका को लेकर के बात करें और इसके हर एक चैप्टर पर
कि किस चैप्टर में क्या प्रस्ताव दिया गया है और क्या सुझाया गया है और आज के संदर्भ से वो कैसे जुड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। उस पर हम लोग बात करेंगे। तो और समय सीमा हो चली है और ही दोस्तों इसका पहला एपिसोड लेकर हाजिर होते हैं। तो भुवन जी पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सुंदर बातचीत के लिए। ये आजकल कहते हैं ना, ट्रीजर जारी कर दिया आपने अगले एपिसोड्स के लिए। जी जी जी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।